दीदी 2 राउंड हो गए, अभी और कितने राउंड बाकी है? चल भाग यहाँ से, आई बड़ी पूछने वाली कितने राउंड हुए। रूबी अपनी शादी के दिन भी तैयार होते हुए 4 बार नहाती है और शादी के मंडप में दुल्हन के जोड़े में आती है। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। विवाह का कार्यक्रम शुरू कीजिए। हाँ, शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्षो मंगलाय तानो हरि। बैंड बाजा, आतिशबाजी और शादी के मंत्रों के साथ शादी पूरी हो जाती है, जिसके बाद मनोज रूबी को लिए घर की चौखट पर खड़ा था और उर्मिला आरती की थाली लिए अपने घर की पहली बहू रूबी का गृह प्रवेश करवाती है। सोच क्या रही हो बहू, जल्दी कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। भाभी थोड़ा जल्दी करो, ठंड लग रही है। क्या चाहती हो तुम्हारी नंद यही बर्फ बन जाए? भाभी अगर हमें कुछ हो गया तो तुम्हें कंपनी देने वाली सिर्फ बूढ़ी दादी ही बचेंगी। बूढ़ी होगी तेरी माँ, मैं तो अभी भी जवान हूँ। परिवार की ऐसी ही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच रूबी गृह प्रवेश करती है और मनोज के साथ अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो चला सोने, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आशु को बुला लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बताइए बाथरूम कहाँ है? उस तरफ। मनोज रूबी को बाथरूम की तरफ इशारा करता है और खुद बिस्तर पर रजाई ओढ़कर सोने लगता है। कुछ देर बाद रूबी बाथरूम से बाहर आती है। अब मजा आया, कितना हल्का हल्का और फ्रेश लग रहा है। तुम नहा कर आ रही हो और वो भी इतनी रात में? हाँ, मैं तो रोज रात को नहाती हूँ। अगर नहाना ही है तो रात में क्यों नहाती हो? दिन में नहा लिया करो, रात में नहाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मैं दिन में भी नहाती हूँ और सिर्फ दिन में नहीं, जब मुझे लगता है नहाना चाहिए तब मैं नहा लेती हूँ। तुम्हारी बात सुनकर तो ठंड लगने लगी। तुम करो जो करना है, मैं तो चला सोने। मनोज अपनी रजाई सर से पांव तक ओढ़कर सो जाता है। रूबी भी मनोज के बगल में लेटकर थोड़े मजाकी अंदाज से कहती है, नींद लग रही है आपको तो मैं सुलाती हूँ। तभी रूबी मनोज की रजाई में अपने ठंडे पैर डाल देती है। अरे बाबा, जमा दिया। अपने ठंडे पैर मेरी रजाई से निकालो निकालो, अपनी अलग रजाई ओढ़ो। रूबी हंसते हुए अपनी दूसरी रजाई लेकर सो जाती है। अगले दिन सुबह रूबी 5 बजे उठकर सबसे पहले बाथरूम में चली जाती है। सुबह के 5 बज गए, चलो नहा लेती हूँ, पानी की मोटर चला देती हूँ, इतनी बड़ी फैमिली है, सभी नहा लेंगे। रूबी नींद से उठती है और पानी की मोटर चालू कर नहाने चली जाती है, जहाँ मोटर की आवाज से पूरा घर उठ जाता है और हॉल में, हे भगवान, ये सुबह सुबह कौन छींटे मार रहा है? ठंड में किसे सुबह सुबह नहाना है? कल ही तो नहाए थे सब। अरे उर्मिला, तेरी बहू ही होगी, लगता है इतनी ठंड में नहा रही है, पागल है क्या? पारो और उर्मिला आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाथरूम से रूबी गुनगुनाती हुई बाहर आती है। मैंने मोटर चालू कर दी है और नहा भी लिया है, आप लोग भी जाकर नहा लीजिए। अरे बेटी, अभी मुझे सफाई करनी है, थोड़ी सफाई करने के बाद नहा लूंगी। तू अपनी दादी सास को ले जाना, इन्हें नहाने का बहुत शौक है। मैं तो नहा लूंगी, पहले तू तो नहा। रूबी अपनी सास और दादी सास की लड़ाई में ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। रूबी को अंदाजा ही नहीं था कि ठंड में 4 बार नहाने वाली को ना नहाने वाला ससुराल मिला है। काफी देर हो गई, अभी तक किसी ने मुझे बुलाया नहीं। इस घर में कोई उठा भी है कि नहीं? नीचे चलकर देखती हूँ। रूबी अपने कमरे से निकलकर देखती है कि अभी तक सभी सो रहे हैं। कैसे लोग हैं, अभी तक सो ही रहे हैं। मैं ही इनके लिए चाय बनाकर ले जाती हूँ, तब उठेंगी शायद, पर पहले नहा लेती हूँ। रूबी एक बार फिर बाथरूम में नहाने चली जाती है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, दिन में जितनी बार हो हमें नहाना चाहिए। रूबी के गुनगुनाने की आवाज सुनकर बाहर खड़ा मनोज हैरान हो जाता है। लगता है गलत घर में शादी कर ली। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और जितना हो सके उतना नहाना चाहिए, यही गाती रहती है। ये तो बर्फ में जमा देगी ही। मनोज की बात खत्म होती है, तभी रूबी बाहर आती है। रूबी को देख मनोज कहता है, सुबह नहाने के लिए मोटर तुमने ही चालू किया था ना? हाँ, मैंने ही किया था और नहा भी लिया था। अगर एक बार नहा ली थी तो दोबारा क्यों नहा रही हो? मैंने सोचा सबके लिए चाय बना दूं, इसीलिए मैं फिर से एक बार नहा ली। मनोज को रूबी की बात समझ नहीं आती है। चाय बनानी है तो फिर से नहा लेती हूँ, क्या मतलब? वो सब छोड़ो, जाकर तुम भी नहा लो। मुझे नहाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिस्से का तो तुमने ही नहा लिया है, मैं बाद में नहा लूंगा। रूबी तैयार होकर किचन में जाती है। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर सभी को चाय नाश्ते के लिए बुलाती है। माँ जी, दादी जी, पापा जी, सबके लिए चाय नाश्ता तैयार है, नीचे आ जाइए। रूबी की आवाज सुन सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। ये क्या, आप लोग सीधे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए? तो बहू, पहले तेरे घर से होकर
धोकर आते। उर्मिला की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब है पहले हाथ तो धोकर आइए। अरे बहू, हम कौन सा पूजा का प्रसाद खाने आए हैं, नाश्ता ही तो करना है। हाँ भाभी, बहुत भूख लगी है, जल्दी नाश्ता दो ना, फिर कॉलेज भी तो जाना है। रूबी मुंह बनाते हुए सभी को नाश्ता करवाती है और अपने कमरे में नहाने चली जाती है और घर के दूसरे लोग बिना नहाए सिर्फ कपड़े बदलकर परफ्यूम मारकर अपने अपने कामों पर जाने लगते हैं। भला इतनी ठंड में कौन नहाता है, कपड़े चेंज कर लेने से नहाए हुए ही लगते हैं। जैसे कि मैं देखते देखते ही रेडी हो गया। मनोज बिना नहाए अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं अंशु और दिव्या। वैसे भाभी को नहाने का इतना शौक कैसे है? मुझे तो ठंड में नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे क्या? मुझे भी नहीं पसंद है, बल्कि हमारे पूरे घर को नहीं पसंद है। ठंड में तो हम बाथरूम वाली मोटर भी नहीं चलाते हैं, वो तो कल भाभी ने चला दी थी। ले तू भी परफ्यूम लगा ले। हाँ दे, इसकी तो बहुत जरूरत है। दिव्या और अंशु भी परफ्यूम लगाकर खुद को नहाया हुआ मानकर कॉलेज चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीते हैं, पर रूबी के ससुराल में कोई नहीं नहाता। एक दिन छत पर रूबी अपनी सास के साथ। हमारे घर की छत पर किसी का एक भी कपड़ा क्यों नहीं है? किसी ने नहीं डाला तो किसी का कपड़ा नहीं है। कपड़े नहीं डाले मतलब गीले कपड़े पहन लेते हैं क्या? कपड़े सूखने के लिए छत पर तो डालने पड़ेंगे। अरे मुझे क्या पता बहू, तू अपने कपड़े सुखाने आई है तो सुखा। उर्मिला रूबी को टेढ़ा जवाब देकर चुपचाप छत से चली जाती है। मेरे ससुराल वाले बड़े अजीब हरकतें करते हैं। खैर मुझे क्या, मैं अपने कपड़े सुखाती हूँ। इसी तरह दिन बीतते हैं और रूबी एक दिन सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाती है। भैया 2 किलो आलू 1 किलो प्याज दे दो। हाँ भाभी, लीजिए ना। सब्जी वाले से रूबी को सब्जी खरीदते हुए कुछ औरतें देख आपस में फुसफुसा रही होती हैं। अरे वो देखो, वही है, ये वही लड़की है ना? यही है क्या? क्या ये भी अपने ससुराल वालों जैसी है क्या? निशा और लीला को खुद के बारे में कुछ कहते देख रूबी उनके पास जाकर पूछती है। हाँ, मेरा नाम ही रूबी है, मैं ही उर्मिला जी की बहू हूँ। बोलिए क्या समस्या है? हमें कोई समस्या नहीं है, समस्या तो तुम्हारे ससुराल वालों को है। रूबी थोड़ी हैरानी से पूछती है। मुझे कैसी समस्या होगी? क्या कहना चाहती हो आप लोग? एक एक महीने नहीं नहाओगे तो तुम्हें समस्या होगी या मुझे? ठंडी है तो क्या हुआ, नहाओगे ही नहीं? नहा लिया करो। अरे मैं जितना नहाती हूँ उतना अगर आप सबको नहाना पड़े तो आप सब खड़े खड़े बेहोश हो जाएंगी। रूबी निशा और लीला की झलक देख पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला कुंती कहती है। अरे रूबी बहू। कुंती आंटी नमस्ते। अरे बेटी, तू किस बात पर इन दोनों से लड़ रही है? पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाहती हैं। आंटी, हम तो इसे बस इतना कह रहे थे कि नहाया करो। इसके घर वाले महीने महीने पर नहाते नहीं हैं। चलो भागो यहाँ से, आई बड़ी किसी को समझाने वाली। कुंती लीला और निशा को भगा देती है। फिर रूबी से कहती है। अरे बेटी, इन्हें तेरे बारे में नहीं पता, ये सिर्फ तेरे ससुराल वालों के बारे में जानती है। तेरे ससुराल वाले नहाते नहीं है ना, इसीलिए तुझे ऐसी वैसी बातें समझा रही थी। कुंती रूबी को सारी बातें बताकर चली जाती है और रूबी भी अपने घर जाकर। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपना ससुराल छोड़ दूंगी। मैं नहीं रह सकती इतने गंदे लोगों के बीच। तभी तो मैं सोचती थी कि ये मरे हुए चूहे की स्मेल कहाँ से आती है। मेरे घर वाले ही चूहे हैं। इसी तरह रूबी रास्ते भर बड़बड़ाते हुए अपने घर चली आती है। घर वालों को कुछ बोलने से पहले एक बार खुद सच्चाई पता कर लेती हूँ। अगर घर के लोग आज नहाए होंगे तो बाथरूम की फ्लोर जरूर गीली होगी। रूबी एक एक करके घर के सभी बाथरूम को चेक करती है। पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर सबसे उनके ना नहाने का कारण पूछूंगी। रूबी फटाफट नहाकर तैयार हो जाती है और घर के सभी लोगों को आवाज देकर हॉल में इकट्ठा करती है। माँ जी, दादी सास, पापा जी, देवर जी, सभी नीचे आइए, जरूरी बात करनी है। रूबी की आवाज सुनकर अपने अपने कमरे में बैठे हुए सभी लोग नीचे हॉल में आते हैं। क्या हुआ बहू, सबको चिल्ला चिल्ला कर क्यों बुला रही है? आप लोग आखिरी बार कब नहाए थे? और कोई झूठ नहीं बोलेगा। बहुत दिन से आप लोग झूठ बोलते आए हैं। आप सब सच सच बोलो। रूबी को तेज आवाज में बात करते देख देवेंद्र कहता है। हमारा तो नियम है, ठंड के 4 महीने नहाना बंद। ठंड के 4 महीने हमारे घर में कोई नहीं नहाता और हम लोग आखिरी बार तेरी शादी में नहाए थे। वाह वाह, ये उर्मिला के घर से खाने की कितनी अच्छी खुशबू आती है। इसकी बहू तो लाजवाब खाना बनाती होगी। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाती इसकी खुशबू सूंघने से। वाह 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 वाह, क्या नसीब है इस उर्मिला के भी। क्या लाजवाब खाना खाने को मिलता होगा इसको। मैंने भी अपने विराट को कितना कहा था कि गांव की लड़की से ब्याह कर ले, कम से कम खाना तो अच्छा खाने को मिलता, लेकिन नहीं, ले आया सहरी बहू। अब जैसी मर्जी कच्चा पक्का पकाकर बैग उठाकर चल पड़ती है ऑफिस। अरे तो क्या हो गया माया जी, अब हर लड़की अलग अलग होती है ना। और बड़े बेटे की दुल्हन गांव से नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, शहरी बहू ले आना।
हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हो जी। मैं उर्मिला से ही बात करती हूँ, क्या पता उसी की नजर में कोई अच्छी लड़की हो। हाँ, लेकिन पहले तुम इस बारे में बाकी सब परिवार वालों की मर्जी भी तो जान लो। ठीक है, शाम को जब सब ऑफिस से घर आ जाएंगे तो मैं सबसे इस बारे में बात करूंगी। फिर शाम को उसके दोनों बेटे और बड़ी बहू ऑफिस से घर आते हैं। देखो, तुम सब तो अपने अपने काम पर निकल जाते हो और तुम्हारे पापा भी प्रॉपर्टी डीलर के काम के लिए यहाँ वहाँ रहते हैं। और बची मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। और बड़ी बहू ठहरी नौकरी वाली, तो अब मेरे लिए छोटी बहू ले आओ जो गाँव की हो, अच्छा खाना भी बनाना जानती हो और बढ़िया से बढ़िया पकवान भी मुझे बनाकर खिला सके। माँ, शादी अंकुर को करनी है तो मुझसे पूछ लो, अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं है। तो बता अंकुर बेटा, तेरी क्या मर्जी है? माँ, जो आपको सही लगे। ये हुई ना बात। फिर मैं जल्द से जल्द तेरे लिए गांव की कोई लड़की ढूंढती हूँ। अच्छा बड़ी बहू, आज सब्जी वाला भी नहीं आया था इसलिए मैं सब्जी भी नहीं ले पाई। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी विराट के साथ मॉल जाकर सब्जियां ले आती हूँ। अब माहिरा विराट के साथ जाकर मॉल से महंगी सब्जियां ले आती है। फिर अगले दिन छुट्टी थी तो माहिरा ही सब्जी बनाती है, लेकिन जब वो सब्जी बना देती है तो उसकी सास आकर उससे कहती है, सब्जियां तो बन गई लेकिन फिर भी उनमें वो खुशबू नहीं आ रही है जो उर्मिला की बहू की सब्जियों में आती है। ना जाने कौन से मसाले डालती है वो। फिर शाम को उर्मिला उनके घर आती है। एक गांव की लड़की तो है मेरी नजर में। गांव से मेरे भाई का फोन आया था, उसी के गांव की है कोई लड़की, तू कहे तो मैं उससे बात करूं। अरे हाँ हाँ नेकी और पूछ पूछ, तू तो आज ही बात आगे बढ़ा। बस फिर क्या था, उर्मिला ने बात आगे बढ़ाई और कुछ समय बाद राखी नाम की लड़की से प्राग की शादी हो गई। फिर शादी के अगले दिन, राखी ये रही मिक्सी, इसमें मसाला पीस लेना, और ये रही सब्जी से बना लेना। ये क्या है दीदी, पैकेट वाली सब्जी? हाँ, ये मैं सुपर मॉल से लाई हूँ। कमाल है, हमारे गांव में तो सब्जी खेत से मिलती थी और शहर में सब्जियां भी मॉल से मिलती हैं। अरे ये मैं मॉल से लेकर आई हूँ और मैं ही जानती हूँ कि कितनी महंगी है। चलो अब जल्दी से सब्जी बना दो। ऐसा कहकर माहिरा रसोई से बाहर चली जाती है। फिर राखी मिक्सी की जगह सिलबट्टे का इस्तेमाल करती है और उसमें सभी मसाले बनाकर खाना बनाती है, जिससे उनकी रसोई में भी मसालों की अच्छी खुशबू फैल जाती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। वाह भाई, खाना तो बड़ा अच्छा बना है। माहिरा तुमसे अच्छा खाना बना लेती है तुम्हारी देवरानी। हाँ भाई, खाने में से आज अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मुझे भी आज खाना अच्छा लगा। सभी राखी के बनाए हुए खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन राखी को तो उस खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। सबको ये खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। ये शहर के मॉल की सब्जी भी एकदम बेकार ही बनी है, मुझे इसमें तो कोई स्वाद नहीं आता। ये सब उस मॉल की बासी और पैक्ड सब्जी की वजह से हुआ है। जैसे तैसे मन मारकर वो खाना खाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब राखी घर पर अपनी सास के साथ ही रहती। राखी ने अब घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक रोज जब राखी छत पर से कपड़े सुखाने जाती है, तब उर्मिला की बड़ी बहू रूपा उसे देखती है। रूपा दीदी कैसी हो, पड़ोस में रहती हो, फिर भी काफी दिनों बाद दिखी हो। मैं ठीक हूँ राखी, वो तो घर के कामों में उलझी रहती हूँ और छत पर ज्यादा आना नहीं होता। वो तो आज पौधों को पानी देने आ गई तो तुमसे मिल ली। वैसे आपके यहाँ से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर ऐसा क्या बन रहा है? धनिया पुदीने की चटनी, सरसों की रोटी और मक्के का साग बनाए, तुम कहो तो थोड़ा तुम्हारे लिए भी भिजवा दूं। अरे वाह दीदी, जरूर, ये तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। कुछ देर बाद रूपा उनके घर खाना भिजवाती है। वो खाना खाकर राखी को अपने गांव की याद आ जाती है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं शहर की सब्जी खा रही हूँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज राखी को रूपा मार्केट में मिलती है। रूपा दीदी, आपने जो उस दिन चटनी और सब्जी भिजवाई थी उसे खाकर ना दिल खुश हो गया था, लेकिन एक बात बताओ, मैं भी चटनी बनाती हूँ लेकिन उसमें ऐसा स्वाद नहीं है, और स्वाद अच्छा है इसीलिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी का भी इस्तेमाल नहीं करती बल्कि सिलबट्टे पर मसाला बनाती हूँ। अरे सिलबट्टे और मिक्सी की चटनी के साथ साथ ना ताजा सब्जियों का भी फर्क होता है। अगर सब्जियां ताजा होंगी तो खाना अपने आप अच्छा बनेगा। सही कह रही हो दीदी, याद है अपने गांव की ताजा सब्जियों में तो बस मसाले और नमक ही डाल दो तो भी क्या बढ़िया खुशबू आती थी उसमें से। लेकिन ये ताजी सब्जियां मिलती कहाँ हैं? तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। अरे बाप रे, मौसम खराब हो गया, कभी भी बारिश हो सकती है, चलो जल्दी घर चलो। रूपा राखी दोनों जल्दी से घर चली जाती है। फिर एक रोज संडे वाला दिन था। राखी चलो आज हम मॉल चलते हैं, तुम शहर में आई हो तब से मॉल नहीं गई हो, इसी बहाने घूम भी आओगी। ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद राखी तैयार होकर माहिरा के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद वो मॉल पहुंच जाती है।
देख रही हो राखी, यही वो मॉल है जहाँ से सब्जियां लाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ की सब्जियां सबसे ज्यादा फ्रेश और ताजा होती है। भला ये कैसी ताजा और फ्रेश सब्जी है दीदी? ये तो पैक्ड है, और वो भी ना जाने कितने दिनों की। इसमें तो कोई खुशबू भी नहीं आ रही। आप कभी मेरे गांव चलना, तब मैं दिखाऊंगी कि ताजा सब्जियां कैसी होती हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी ताजा सब्जियां देखी नहीं ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। इससे बेहतर सब्जी कहीं नहीं मिल सकती है। मैंने कई मॉल से सब्जियां ली हैं। चलो अब सब्जियां लो और घर चलो। कुछ देर बाद मॉल घूमकर और सब्जियां लेकर वो लोग घर चली जाती है। फिर एक रोज राखी जब घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसे कुछ औरतें सब्जी लाती हुई दिखाई देती हैं। उनके हाथ में मूली और कुछ सब्जियां भी थी। बहन, ये सब्जियां तुम कहाँ से ला रही हो? ऐसा लग रहा है कि एकदम ताजी और फ्रेश हैं। हाँ, ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर यमुना नदी पड़ती है, जिसके आसपास 2-3 खेत हैं। उन्हीं में कुछ लोग खेती करके ताजा सब्जियां उगाते हैं। उसी में से ये ली है। एकदम ताजी सब्जियां देता है खेत से तोड़कर। अरे वाह, सच में देखो तो इनमें से कितनी खुशबू भी आ रही है। क्या आप लोग अगली बार जाएंगी तो मुझे भी अपने साथ ले चलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा तो आना जाना लगा रहता है। अब हम कल जाएंगे तो तुम भी चलना हमारे साथ। ऐसा सुनकर राखी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन जब नीलिमा और सब्जी लेने के लिए जाने लगती है, तो राखी को भी आवाज देती है। राखी बहन, हम सब्जी लेने जा रहे हैं, चलना है तो तुम भी चलो हमारे साथ। सब्जियां लेकर खुशी खुशी राखी घर आ जाती है। शाम को वो जब ताजी सब्जी पूरी के साथ घर वालों को परोसती है, तो सब बड़े खुश हो जाते हैं। आज तो कमाल हो गया, कितनी अच्छी सब्जी बनी है, और ये पूरी तो जबरदस्त लग रही है इसके साथ। हाँ, गांव वाली बहू की सब्जी पूरी ने तो कमाल कर दिया। सच में बड़ा ही अच्छा स्वाद है इसका। लेकिन एक बात बताओ, ये सब्जियां तो मैं इस बार मॉल से लाई भी नहीं थी, तो फिर ये कहाँ से आई? दीदी, ये मैं लाई हूँ, वो भी खेत की ताजा सब्जी। पड़ोस की नीलिमा है ना, उन्हीं के साथ गई थी, उन्होंने ही बताया था। और जितने की आप मॉल की एक सब्जी लाती हो ना, उतने में वहाँ 3-3 सब्जियां मिल जाती हैं। मतलब ताजी सब्जी भी खाओ और दाम भी कम दो। हाँ दीदी, और माँ जी आपको पता है, मुझे पता चला है कि पड़ोस की रुम्पा दीदी भी वहीं से सब्जी लाती हैं। ठीक है, तो अब से इस घर में भी हमेशा वही ताजा सब्जी आएगी। उस दिन के बाद वो हमेशा खेत की ही ताजा सब्जी लाती और वो उसे बनाते, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल। रोशनी एक गरीब परिवार से थी, जिसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। रोशनी गांव के ही सरकारी स्कूल में तीसरी में पढ़ती थी। एक रोज जब वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी, तो उसने अपना टिफिन खोला, जिसमें 2 सूखी रोटी रखी हुई थी, साथ में थोड़ा सा नमक रखा हुआ था। ना तो उसके साथ अचार था और ना ही कोई सब्जी। ये देख रोशनी उदास हो गई। क्या यार, आज फिर सूखी रोटी। ये नमक के साथ रोटी खाकर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। तभी रोशनी की सहेली काजल उसके पास आई। ए रोशनी, ये ले कुरकुरे खाएगी? कुरकुरे? ये कैसे होते हैं? अरे खा कर देख, ऐसी मस्त चीज नहीं खाई होगी तूने। कमाल के होते हैं, ले खा कर देख। मेरे बाबा ने सुबह स्कूल आते वक्त दुकान से दिलवाए थे। काजल उसे थोड़े से कुरकुरे खाने को देती है, जिसे खाते ही रोशनी खुश हो जाती है। लेकिन वो थोड़े से ही कुरकुरे थे और उसे भूख जोरों की लगी थी, इसलिए उसने अपनी रोटी निकाली और उसके अंदर कुरकुरे भरकर उसका रोल बनाकर खाने लगी। रोशनी जैसे ही वो कुरकुरे रोटी के साथ खाती है, तो उसका स्वाद उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह यार, ये तो बड़े ही कमाल की चीज है। सुन ना काजल, थोड़ी सी और दे देना। हाँ हाँ, ये ले। रोशनी ने दूसरी रोटी भी कुरकुरे के साथ खा ली। दरअसल रोशनी का परिवार गरीब था और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, और उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो इतनी महंगी सब्जियां बनाकर खा सके। कुछ दिन बाद फिर काजल स्कूल में कुरकुरे लेकर आई, तो इस बार एक पैकेट वो रोशनी के लिए भी ले आई। उस रोज रोशनी के दिमाग में ना जाने क्या आया, उसने थोड़े से कुरकुरे खाए और बाकी घर ले आई। फिर शाम को जब उसकी माँ आटा गूंथ रही थी, तो उसने जानबूझकर वो कुरकुरे उस आटे में डाल दिए। ये तूने क्या किया? एक तो पहले ही घर में राशन इतना कम है, ऊपर से तुमने ये आटे में क्या मिला दिया? माँ, ये कुरकुरे है और इसको ना आटे में गूंथ कर सेक दो। दिमाग खराब है इस लड़की का। लेकिन अब इसके अलावा और चारा भी क्या है, नहीं तो ये आटा फेंकना पड़ जाएगा। रोशनी की माँ हेमलता आटे में कुरकुरे चूर कर गूंथ देती है, जिसके बाद तवे पर कुरकुरे से भरी हुई रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। रोशनी को वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आती हैं, साथ ही उसके घर वालों को भी। ऐसे ही समय बीतता है और अब रोशनी 20 साल की हो जाती है। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। फिर एक रोज
पड़ोस के गांव के प्राग नाम के लड़के से उसकी शादी हो जाती है। प्राग एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। शादी के अगले दिन, बहू तू अपने कमरे में क्या कर रही है? चल आकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर और जो भी तुझे बनाना आता है बना लेना। जी जी माँ जी, मैं बस 2 मिनट में आई। रोशनी ने झट से अपना बैग खोला और उसमें से कुरकुरे का पैकेट निकाला, जिसे देख उसका पति प्राग उससे बोला, रोशनी, तुम अपनी पहली रसोई में हमें कुरकुरे खिलाओगी क्या? ओफो, आप चुप रहो ना। एक तो वैसे ही अपनी पहली रसोई को लेकर मैं इतनी घबराई हुई हूँ, और माँ जी ने कहा है ना, जो भी बनाना आता होगा बना देना। इसके बाद रोशनी रसोई में जाती है और उन कुरकुरे को तोड़कर उसका चूरा कर लेती है और फिर तवे पर कुरकुरी रोटियां और साथ में आलू की तरीदार सब्जी बनाकर तैयार कर ली। शादी के बाद उसके ससुराल में उसकी बुआ सास भी अभी वहीं रुकी हुई होती हैं। वो उन सबको भी कुरकुरी रोटी और आलू की सब्जी खाने को देती है। अरे बहू, ये क्या बना डाला? अपनी पहली रसोई में तो सब कुछ अलग बनाते हैं। सबको वो कुरकुरी रोटियां बड़ी पसंद आई। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद रोशनी गर्भवती हुई। फिर 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर में बच्चे के आ जाने से सब बड़े ही खुश थे, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक शाम जब प्राग फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहा था तो कुछ चोर अंदर जाने लगे, लेकिन प्राग ने उन्हें रोक दिया, जिस कारण उनमें हाथापाई हुई। चोरों ने प्राग पर चाकू से वार कर दिया। तभी दूसरे गार्ड ने जल्दी से पुलिस को फोन करके वहां बुला लिया। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और प्राग को जल्दी से अस्पताल ले गई, जहां प्राग की जान तो बच गई, लेकिन उसे काफी चोटें आई थी, जिस कारण डॉक्टर ने उसे कुछ महीने के बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं बाजार में कुरकुरी रोटी का ठेला लगाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है मेरे हाथ की बनी कुरकुरी रोटियां सबको बड़ी पसंद आएंगी। लेकिन रोशनी, इन सब के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम तो जानती हो मेरी इतनी कमाई नहीं थी कि कुछ बचत कर पाता। तभी उसकी फैक्ट्री का मैनेजर वहां आता है। प्राग, जिस बहादुरी से अपनी जान पर खेलकर तुमने उन चोरों से मुकाबला किया और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, उसके लिए मालिक ने तुम्हें ये 50,000 का इनाम दिया है। ये सुनकर वो सभी बड़े खुश हुए। अगले दिन से कुछ पैसों से रोशनी जरूरत का सामान ले आई। अब वो उस ठेले पर कुरकुरी रोटियां बनाकर आलू की सब्जी और धनिये पुदीने की चटनी के साथ बेचने लगी। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब तो उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी वहां आने लगे। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे इस कुरकुरी रोटी की। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी इस कुरकुरी रोटी की। हमें भी तो चखाओ भाई। वैसे कितने की है ये प्लेट? भाई साहब, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। अरे वाह, इतना कम दाम। मेरे लिए लगा दो एक प्लेट। ग्राहक ने जैसे ही उसके हाथ की कुरकुरी रोटी खाई, उसका स्वाद वो भुला ना सका। अब तो जो भी एक बार उसके ठेले पर आता, वो हर बार आता। अब रोशनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 4 महीने बाद प्राग भी पूरी तरह ठीक हो गया और अब उसने भी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और रोशनी के साथ उसके ठेले पर उसका हाथ बटाने लगा और अब वो खूब पैसे कमाने लगा। ठंड में 4 बार नहाने वाली बहू का ना नहाने वाला ससुराल। पानी तो बहुत ठंडा है, पर मैं नहाऊंगी। दिसंबर की ठंडियों में ठंडे पानी की बाल्टी लिए रूबी अपने बाथरूम में बैठी होती है। कितना ठंडा पानी है, जैसे किसी बर्फ की सिल्ली हो। रूबी कांपते हुए ठंडे ठंडे पानी से नहाती है और थरथराते हुए खड़ी होती है। तभी हॉल में बैठी रूबी की माँ बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर आवाज देती है, बेटी रूबी, तू फिर बाथरूम में चली गई? दिन में कितनी बार नहाएगी? शांति की बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि रूबी बाथरूम में से ही बोलती है, माँ, मैं क्या करूँ? मैं नहीं नहाती हूँ तो मुझे भारी भारी महसूस होता है। नहा लेने के बाद मुझे फ्रेशनेस लगती है। मेरा मन मिजाज ठंड में ठंडे ठंडे पानी से नहाने पर मस्त हो जाता है। रूबी की बात सुनकर शांति आंखें बड़ी कर सोफे पर जा बैठती है और कहती है, इतनी ठंड में तुझे नहाता देखकर मुझे बुखार आ जाता है। ये क्या बात हुई? ठंड में जब मन किया तब नहा लिया। ऐसी आदत वाली लड़की से कौन शादी करेगा? तभी पास बैठे शांति के पति हरीश रूबी के सपोर्ट में बोलते हैं, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी दूसरों की तरह ठंड में ना नहाने वालों में से नहीं है। हमारी बेटी को साफ सफाई पसंद है। वो क्या कहते हैं बेटी? हाय
हाइजीन पापा। दीदी हाइजीन मेंटेन करती है। हाँ हाँ, हाइजीन मेंटेन करती है मेरी बेटी। हॉल में बैठे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से रूबी आती है। उसके गोरे गोरे गालों पर पानी की बूंदें और बाल तौलिए में लिपटे हुए थे। रूबी को देख शांति रूबी से पूछती है, बेटी अगर दिन में एक बार नहाएगी तो भी तू साफ ही रहेगी। हम लोग भी तो दिन में एक बार ही नहाते हैं। कई लोग तो हफ्ते में एक बार नहाते हैं। तो क्या वो गंदे हो जाते हैं या उनके शरीर में कीड़े लग जाते हैं? मेरे शरीर में तो लग जाएंगे। मैं तो नहाऊंगी। मैंने कहा कभी आप लोगों को कि आप भी नहाओ? नहीं ना, तो आप भी मुझे नहाने के लिए मना मत कीजिए। रूबी के 4 बार नहाने की हरकत सिर्फ उसके घर वाले ही नहीं बल्कि आस पड़ोस वाले भी जानते थे। एक दिन पड़ोसी सब्जी मंडी में खड़ी रूबी को देखकर आपस में कहते हैं, हमारी पड़ोसन रूबी ठंड में इतनी बार नहा चुकी है कि अब उसे नल का पानी गर्म लगने लगा है। अब ठंडे पानी के लिए उसे नल का पानी नहीं, हिमालय का पानी चाहिए। कोई फायदा नहीं बहन, मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हिमालय भी गर्म लगने लगेगा इसे। रूबी के घर के आसपास रहने वाले कई लोग रूबी की आदत का बहुत मजाक उड़ाते थे। कुछ तो इसे बीमारी मानने लगे थे। रूबी को नहाने से ताजगी महसूस होती थी, इसलिए कोई चाहे कुछ भी कहे, भले ही उसके परिवार का हो या दोस्त, रूबी को फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं और आज मनोज और उसका परिवार रूबी को देखने आने वाला था। लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं, किसी मछली को नहीं। अभी सुबह ही तो नहाई थी, फिर नहाने क्यों चली गई? माँ बस हो ही गया, एक बार और मेकअप के बाद नहाऊंगी बस। ये शादी का रिश्ता है या स्विमिंग प्रतियोगिता, मुझे तो समझ ही नहीं आता। इंसान को जन्म दिया है या फिर किसी मछली को? शांति बाथरूम के दरवाजे के पास से किचन में बड़बड़ाते हुए चली जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आइए आइए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। मनोज अपने पूरे परिवार के साथ अंदर आता है। बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप लड़की को बुलाइए। बेटी रूबी बाहर आ। हरीश के 2-3 बार बुलाने पर भी रूबी बाहर नहीं आती है। जरा देखना तुम लोग, कहाँ है रूबी? कुछ देर इंतजार के बाद आखिरकार रूबी बाहर आती है, चमचमाती हुई, हल्के भीगे बाल, साड़ी का पल्ला थोड़ा गीला। बेटी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। चेहरे पर कुछ लगाया है क्या? और साड़ी का पल्लू कैसे गीला हो गया? जी नहीं आंटी, मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ, इसलिए मेरे बाल और साड़ी का पल्लू थोड़ा भीगा हुआ है। बड़ी जल्दी नहा लिया? अरे वाह, तो हमारे घर के गीजर की उम्र कम हो जाएगी। जहाँ दादी की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं, वहीं मनोज बिना पल के झपकाए रूबी को देखता रहता है। इतनी सुंदर लड़की, शादी तो मैं इसी से करूँगा। तो कहिए, कैसी लगी मेरी बेटी आप लोगों को? जी मुझे तो आपकी बेटी फोटो में ही पसंद आ गई थी। हम तो बस यहाँ फॉर्मेलिटी निभाने आए हैं। आप बताइए, आपको हमारा बेटा कैसा लगा? हमारा परिवार काफी छोटा है। हमने सोचा था किसी बड़े परिवार में अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। आपका परिवार ही मेरी बेटी के लिए सही लग रहा है। मुझे आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाने में कोई एतराज नहीं है। दोनों परिवारों की रजामंदी से मनोज और रूबी की शादी तय हो जाती है। वक्त बीतने में ज्यादा समय नहीं लगता और दिसंबर के पहले हफ्ते में ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है। वहीं शादी वाले दिन मनोज बाथरूम में बैठकर बाहर खड़ी अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे तो पानी देखकर ही ठंड लग रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं नहा सकता माँ। नहा ले बेटा, हम लोगों ने भी सिर्फ तेरी शादी के लिए नहाया है। आज अगर तेरी शादी ना होती तो मैं अगले हफ्ते ही नहाती। हे भगवान, ठंड में ही शादी करवानी थी। मेरी गर्मी में करवा देते या बारिश में करवा देते, कम से कम ठंड में नहाना तो नहीं पड़ता। मनोज किसी तरह कांपते हुए नहाकर तैयार हो जाता है और कांपते हुए ही बारात लेकर रूबी से शादी करने निकलता है। वहीं आश्रम में सूर्य की सुनहरी किरणें, पक्षियों की मधुर आवाज। गुरुदेव एक आसन पर बैठे ध्यान कर रहे हैं। अढ़ैया उनके पास उत्साह से भरा खड़ा है। अढ़ैया हाथ जोड़कर, चेहरे पर बड़ी मुस्कान। अढ़ैया बोला, आज की हवा में तो अमृत घुला है। मन करता है इसी क्षण कोई मधुर भजन शुरू करूं। गुरुदेव धीरे से आंखें खोलते हैं। आंखों में स्नेह पर चेहरे पर चिंता का हल्का भाव। गुरुदेव बोले कि भजन तब करेंगे बेटा जब भजन को ऊर्जा देने वाली कोई चीज रसोई में हो। भंडार में तो एक दाना भी नहीं बचा अढ़ैया। अढ़ैया हंसकर कंधे उचकाते हुए, इस सुंदर दिन में भूख की बात मत कीजिए, पर हाँ अगर अनाज नहीं है तो सोचकर क्या आज उपवास रख लें? ये भी तो तपस्या। गुरुदेव सिर हिलाते हैं। नहीं बेटा, आज नहीं, पर एकादशी आने वाली है, उस दिन तो रखेंगे ही।
गंभीर होते हैं। अब समय आ गया है कि हम भी परिश्रम करें। तू गांव जा, किसी किसान से पूछ कि क्या वो अपना खेत हमें खेती के लिए देगा। अढ़ैया सीधा तन कर ठीक है गुरुदेव, पर अगर खेत नहीं मिला तो हाथ ऊपर उठाकर मैं जंगल के पेड़ों से ही अनाज उगा दूंगा। मेरी भक्ति पर संदेह मत कीजिए। गुरुदेव हंसते हुए स्नेह से अढ़ैया के गाल थपथपाते हैं। तू बड़ा बातूनी और भोला है रे। जा, भाग जा, भोलेनाथ तेरी रक्षा करे। मुस्कुराते हुए, देखिए स्वामी, आपका वह भोला भक्त अढ़ैया कितने उत्साह से निकला है। उसे लगता है उसकी भक्ति से जंगल में भी अनाज उग जाएगा। भोलेनाथ आंखें खोलकर मंद मंद हंसते हुए, उसकी सरलता ही मेरी प्रेरणा है देवी। उसका विश्वास अटूट है। माँ दुर्गा पर स्वामी, गांव के लोग स्वार्थी हैं, उसे खेत नहीं मिलेगा। भोलेनाथ उठते हैं। उनके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान है। चिंता मत करो पार्वती, भक्त का काम है प्रयास करना, परिणाम तो मुझे देना ही होगा। आज मैं एक किसान